नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भीम जादौन स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। कल हमने पढ़ा था नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्यायों के बारे में। तो इसी कड़ी में आगे चलते हुए आज हम आपके समक्ष जो लेकर आए हैं संवैधानिक प्रावधान व कानून का परिचय। किस प्रकार से नगर पालिका अधिनियम आया, कहां से इसका विकास हुआ, कैसे कैसे प्रक्रियाएं चली, कब से चली, थोड़ा थोड़ा हम इन सबके बारे में बात करेंगे। संवैधानिक प्रावधान व कानून का परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जब हम कुछ भी स्टार्टअप करते हैं, कार्य करते हैं, कैसा भी कार्य हो, उसकी कुछ ना कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही होगी, ऐतिहासिक बात रही होगी। भारत का संविधान बना, भारत का संविधान बनने में भी बहुत समय लगा, सारे कार्य हैं। इसी प्रकार जो नगर पालिका अधिनियम है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहां से रही होगी, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। आज हम हेडिंग डालते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कल लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन आज ये समस्या नहीं रहेगी मित्रों। आप हेडिंग डाल लीजिएगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही हमारी? सबसे पहली बात करते हैं प्रथम नगर निगम। भारत में प्रथम नगर निगम, भारत में प्रथम नगर निगम, नगर निगम किसे बनाया गया दोस्तों? भारत में प्रथम नगर निगम मद्रास को बनाया गया और ये 1687 के समय बनाया गया। दोस्तों आप जानते हो जो अंग्रेज थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में लगभग 1600 ईस्वी के लगभग भारत में आए। भारत में प्रथम नगर निगम जो बनाया गया मद्रास, और कब बना दोस्तों? 1687 में ये प्रक्रिया चालू हुई, प्रथम नगर निगम। अगर सवाल ये पुटअप होता है कि भारत में प्रथम नगर निगम किसे बनाया गया, तो दोस्तों हमारा आंसर रहेगा मद्रास को बनाया गया। और कब बनाया गया? 1687 में बनाया गया। अगला पॉइंट, भारत में नगर पालिका सर्वप्रथम किसे बनाया गया? भारत में नगर पालिका 1687 में नगर निगम बन गया मद्रास, लेकिन भारत में बंबई, जिसको हम मुंबई कहते हैं, बंबई और कलकत्ता, मुंबई और कलकत्ता को नगर पालिका बनाया गया। कब बनाया गया मित्रों? 1726 में बनाया गया। पहला सवाल मैंने कहा मद्रास को नगर निगम बनाया गया 1687 में, फिर नगर पालिका बनाया गया बंबई और कलकत्ता को 1726 में। अब बात करते हैं राजस्थान की, क्योंकि भर्ती तो राजस्थान की है। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका किसे बनाया गया? नगर पालिका किसे बनाया गया दोस्तों? माउंट आबू को। माउंट आबू को सर्वप्रथम नगर पालिका बनाया गया राजस्थान में। और कब बनाया गया? यह बनाया गया 1864 में। भारत के अंदर प्रथम नगर निगम बना मद्रास 1687 में, नगर पालिका बनी बंबई और कोलकाता 1726 में, और राजस्थान के अंदर माउंटेन आबू को सर्वप्रथम नगर पालिका बनाया गया और ये बनाया गया 1864 में। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो चलते हैं, दो प्रस्ताव आते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, दो प्रस्ताव आते हैं। दोनों प्रस्तावों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला प्रस्ताव आता है दोस्तों मेयो प्रस्ताव, दूसरा आता है रिपन प्रस्ताव। आप डालिएगा इसमें मेयो प्रस्ताव, मेयो प्रस्ताव, दूसरा आता है रिपन प्रस्ताव। दोस्तों जो मेयो प्रस्ताव आया, मेयो जो प्रस्ताव है वो आता है 1870 में। मेयो प्रस्ताव 1870 में आता है, रिपन प्रस्ताव 1882 में आता है। मेयो प्रस्ताव के अंतर्गत दोस्तों, मेयो प्रस्ताव के तहत जो स्थानीय निकायों को, मेयो प्रस्ताव के तहत स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण
करने का निर्णय लिया गया। मतलब जो नगरीय निकाय हैं उनको पैसे से मजबूत करने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण का निर्णय लिया गया। इसमें लिखोगे मेयो प्रस्ताव के अंतर्गत 1870 में स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत या सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण का निर्णय लिया गया। अब बात करें दोस्तों रिपन प्रस्ताव आया 1882 में। इसके तहत क्या होता है? रिपन प्रस्ताव के तहत लिखिएगा, रिपन प्रस्ताव के तहत नगरीय निकायों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाने लगा। मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाने लगा रिपन प्रस्ताव के तहत। और दोस्तों एक नोट डालकर एक बात हम लिखेंगे, नोट डाल लीजिएगा। स्थानीय शासन का मेगना कार्टा, अगर सवाल आपसे पूछे स्थानीय शासन का मेगना कार्टा, स्थानीय शासन का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है दोस्तों? स्थानीय शासन का मेगना कार्टा कहा जाता है रिपन प्रस्ताव को। स्थानीय शासन का मेगना कार्टा कहा जाता है मित्रों रिपन प्रस्ताव को। इसी क्रम में आगे चलते हुए आपने मेयो प्रस्ताव पढ़ा, आपने रिपन प्रस्ताव पढ़ा, 1870 और 1882 को पढ़ा। अब बात करते हैं एक घटना और हुई, घटना का नाम है शाही आयोग। शाही आयोग का गठन किया गया। ये शाही आयोग का जब गठन होता है, सबसे पहली बात, ये शाही आयोग गठन कब होता है? हम बात करते हैं शाही आयोग गठन होता है 1907 में। 1907 में शाही आयोग का गठन किया गया। 1907 में शाही आयोग का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की? शाही आयोग की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? शाही आयोग की अध्यक्षता हॉब हाउस ने की। किसने की? हॉब हाउस। शाही आयोग की अध्यक्षता, शाही आयोग आया 1907 में, अध्यक्षता हॉब हाउस ने की। दोस्तों सिफारिश, इसमें एक सिफारिश हुई। सिफारिश क्या थी? सिफारिश को लिखिएगा। शाही आयोग आया 1907 में, अध्यक्षता हॉब हाउस ने की। सिफारिश थी 1909 में स्थानीय निकायों में प्रांतों, 1909 में स्थानीय निकायों को प्रांतों को सौंपने की सिफारिश की। 1909 दोस्तों, 1909 आप जानते हो इसको मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है, और इसको भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है कि स्थानीय निकायों को प्रांतों को सौंपने की सिफारिश की थी, और इस सिफारिश के आधार पर स्थानीय निकायों को प्रांतों को सौंप दिया गया 1909। घटना में आगे चलते हुए बात करते हैं, नोट डालकर लिखिएगा। 1935 आप जानते हो भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान, जिसमें से भारतीय संविधान का आधा हिस्सा लिया गया। 321 अनुच्छेदों में 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में लिए गए। कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। मित्रों 1935 में क्या हुआ? 1935 में प्रांतों को स्वायत्ता, एक शब्द आता है दोस्तों स्वायत्ता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1935 में प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई। स्वायत्ता 1935 में प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई, जिससे नगरीय निकाय भी स्वायत्ता हो गए। दोस्तों बात करते स्वायत्ता है क्या? है तो कोर्ट की भाषा में, अगर मेरी भाषा में समझो, स्वायत्ता का मतलब है जिस पर अपना अधिकार हो। 1935 में प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई, जिस कारण नगरीय निकाय भी स्वायत्ता हो गए। स्वायत्ता का अर्थ है जिस पर अपना अधिकार हो, जिस स्थानीय शासन का अधिकार प्राप्त हो, जिसे स्थानीय शासन का अधिकार प्राप्त हो या जिस पर अपना अधिकार हो, उसे कहते हैं स्वायत्ता। दोस्तों ये थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने पढ़ा सबसे पहले कहां नगर निगम बना, वो मद्रास में बना। कब बना? 1687 में बना। इसके बाद जो नगर पालिका बनी वो बनी बंबई और कलकत्ता में बनी।
कब बनी? 1726 में बनी दोस्त। इसके बाद जो राजस्थान के अंदर सबसे पहले नगर पालिका बनाया गया वो माउंट आबू को बनाया गया। कब बनाया गया? 1864 में बनाया गया। फिर दो प्रस्ताव आते हैं, रियो प्रस्ताव और रिपन प्रस्ताव। रियो प्रस्ताव आता है दोस्तों 1870 में, रिपन प्रस्ताव आता है 1882 में। रिपन जो रियो प्रस्ताव है, रियो प्रस्ताव के तहत क्या किया गया? रियो प्रस्ताव के तहत सॉरी मेयो प्रस्ताव, मेयो प्रस्ताव के तहत, मेयो प्रस्ताव के स्थानीय नियमों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण किया गया 1882 में। जो रिपन प्रस्ताव था, जो नगरीय निकाय थे, नगरीय निकाय में लोकतांत्रिक तरीके से जो निर्वाचित व्यक्ति थे उनके द्वारा शासन किया जाना या शासन करने की प्रक्रिया लागू की गई। और स्थानीय शासन का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? स्थानीय शासन का मेगना कार्टा कहा जाता है रिपन प्रस्ताव को। फिर बात करते हैं शाही आयोग की। शाही आयोग आया कब आया? 1907 में आया। अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की होबाउस ने की। एक सिफारिश हुई, सिफारिश क्या हुई? 1909 में जो स्थानीय शासन है, जो नगरीय निकाय हैं, इनको क्या प्रांतों के हाथों में सौंप दो, प्रांतों को दे दो, ये सिफारिश की। और ये शाही आयोग की सिफारिश पर उनको प्रांतों को सौंप दिया गया दोस्तों। फिर आता है 1935 में। 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, जिससे नगरीय निकाय भी स्वायत्त हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रता के बाद की स्थिति। ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जो आपने पढ़ी। इसी संदर्भ में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद की स्थिति क्या थी। साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहे मित्रों। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद की स्थिति, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति के में भारत में नगर पालिका के अलावा और भी समितियां काम करती थी। इसमें आती है दोस्तों कस्बा क्षेत्र समिति, आती है दोस्तों कस्बा क्षेत्र समिति जिसको टाउन एरिया समिति कहते हैं। अधि नोटिफाई एरिया समिति, जिसको अधिसूचित क्षेत्र समिति कहते हैं। छावनी क्षेत्र समिति और एकल उद्देश्य अभिकरण समिति, ये समितियां काम करती थी दोस्तों। पहली जो समिति थी, मैंने बताई 4 समिति आपको बताइए। पहली कस्बा क्षेत्र समिति, कस्बा क्षेत्र समिति, कस्बा क्षेत्र समिति, कस्बा क्षेत्र समिति काम करती थी। दूसरी जो समिति नोटिफाई अधिसूचित क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड ये कार्य करते थे। आगे बात करते एकल उद्देश्य अभिकरण समिति, एकल उद्देश्य अभिकरण, एकल उद्देश्य अभिकरण समिति। के बाद नगर पालिका के अलावा ये 4 समितियां काम करती थी। कस्बा क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड समिति, एकल उद्देश्य अभिकरण समिति। दोस्तों अब बात करते हैं एक एक। जो कस्बा क्षेत्र समिति है, बात करेंगे कस्बा क्षेत्र समिति। कस्बा क्षेत्र समिति आप नोट्स बनाते रहिएगा। कस्बा क्षेत्र समिति सबसे पहली बात ये कहां बनती थी? कस्बा क्षेत्र समिति सबसे पहले लिखेंगे हम कहां बनती थी, फिर लिखेंगे इसके अध्यक्ष कौन होते थे। अध्यक्ष कौन होते थे, कहां बनती थी, अध्यक्ष कौन होते थे, और सदस्य कैसे थे, सदस्य कैसे थे। फिर लिखेंगे इनका कार्य क्या था, कार्य या उद्देश्य, कार्य या उद्देश्य। कहां? ऐसे क्षेत्रों में बनाई जाती थी जो गांव से शहर बनने की ओर अग्रसर हो। कहां पर बनती थी? गांव से शहर बनने की ओर अग्रसर। ये ऐसे क्षेत्रों में बनती थी जो गांव से शहर बनने की ओर अग्रसर हो। इसके अध्यक्ष कौन होते थे? इसके अध्यक्ष कलेक्टर होते थे, कलेक्टर होते थे अध्यक्ष। सदस्य, कुछ सदस्य तो इसमें निर्वाचित होते थे, कुछ मनोनीत होते थे। कुछ सदस्य मनोनीत और कुछ निर्वाचित।
सदस्य तो इसमें मनोनीत होते थे, कुछ इसमें निर्वाचित होते थे। इनको मनोनीत या निर्वाचित कौन कराते थे? राज्य सरकार। कार्य कार्य क्या था? कार्य उद्देश्य था इनका कस्बे की विकास योजना तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करना। विकास योजना, योजना तैयार करना, कस्बे की विकास योजना तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करना। ये दोस्ती कस्बा क्षेत्र समिति। अब जो बात करें वर्तमान में सरकार का जो रूरल मिशन है, वर्तमान जो सरकार का रूरल मिशन है, जो वर्तमान में जो सरकार की नगर पालिका काम कर रही है, वो इसी मिशन की तर्ज पर कार्य कर रही है, इसी कस्बा क्षेत्र समिति की तर्ज पर कार्य कर रही है। कस्बा क्षेत्र समिति के बाद आती है अधिसूचित नोटिफाई एरिया समिति, टाउन एरिया समिति हो गई। अब अधिसूचित अधिसूचित क्षेत्र समिति। दोस्तों अधिसूचित क्षेत्र समिति, नोटिफाई एरिया समिति, इसके बारे में हमको बिंदु लिखिएगा। इसके लिए जो अधिसूचित क्षेत्र समिति है, इसके लिए राज्य सरकार कानून नहीं बनाती है। लिखिएगा, इसके लिए राज्य सरकार कानून नहीं बनाती है। इसके लिए राज्य सरकार कानून नहीं बनाती है, लेकिन राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है। नोटिफाई एरिया कमेटी है, इसके लिए राज्य सरकार कानून नहीं बनाती है, लेकिन राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है। कानून तो नहीं बनाएगी, लेकिन राजपत्र में अधिसूचना जारी कर देगी। राजपत्र में अधिसूचना जारी कर देगी। कानून नहीं बनाएगी, लेकिन राजपत्र में अधिसूचना जारी कर देगी। दोस्तों दूसरा पॉइंट हम डालेंगे, ये समितियां औद्योगिक और पर्यटन की दृष्टि से, ये समितियां औद्योगिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण बनाई जाती थी। कोई क्षेत्र में पर्यटन स्थल भी है और औद्योगिक स्थल भी है, उनमें उनकी महत्वता है, इस कारण ये समितियां वहां पर बनाई जाती थी। अब बात करते हैं सदस्य कैसे काम। इसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता था। इसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष व सदस्य इसमें काम करते थे। मनोनीत अध्यक्ष, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अध्यक्ष व सदस्य इसमें काम करते थे। मनोनीत अध्यक्ष व सदस्य इसमें काम करते थे। ये समितियां कहां का बनी? तो पुष्कर, आबू, पिलानी, रावत भाटा, जैसलमेर, अजमेर आदि शहरों में गठित की गई। लेकिन दोस्तों जिसे वर्तमान में 1993 में बंद कर दिया गया। इन समितियों को 1993 में, जो मैंने बताई रावत भाटा, पिलानी, जैसलमेर, 1993 में बंद कर दिया गया। अब बात करें दोस्तों छावनी बोर्डों की। मेरे मित्रों छावनी बोर्डों की बात करते हैं। छावनी बोर्ड, दोस्तों छावनी बोर्ड एक एक्ट आता है, इंडियन कंटेनमेंट एक्ट 1924। अगर हिंदी में बात करूं, भारतीय संतोषजनक एक्ट 1924 के तहत सैन्य क्षेत्रों में छावनी बोर्ड, सैन्य क्षेत्रों में छावनी बोर्ड का गठन किया जाता था। दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि बनाएंगे। सबसे पहली बात तो छावनी बोर्ड कहां पर गठित की जाती थी? छावनी बोर्ड कहां पर गठित की जाती थी? इसके बाद किस प्रकार या कैसे गठित की जाती थी, इसके बारे में संदर्भ में बात करें। किस प्रकार कैसे वर्तमान छावनी बोर्ड, डाल लो दोस्तों छावनी बोर्ड। आपको बताया कहां पर गठित की जाती थी? ये सैन्य क्षेत्रों में गठित की जाती थी। सैन्य क्षेत्र में गठित की जाती थी। किस प्रकार? भारतीय संतोष अधिनियम 1924 के तहत गठित की जाती थी। भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1924 के तहत यह गठित की जाती थी। अब बात करेंगे दोस्तों बोर्ड, छावनी बोर्ड। बात करूं
वर्तमान में लगभग 62 छावनी बोर्ड हैं। कितने हैं? 62 लगभग। वर्तमान में लगभग 62 छावनी बोर्ड हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 62 छावनी बोर्डों में जहां पर 10,000 से अधिक जहां पर 10,000 से अधिक जनसंख्या है वहां पर 30 छावनी बोर्ड है। कितने? 10,000 से अधिक पर 30 छावनी बोर्ड। 10,000 से अधिक पर 30 छावनी बोर्ड। जहां पर जनसंख्या 25,000, यहां पर जनसंख्या 2500 से 10,000 के बीच है। 10,000 से अधिक है और 30 छावनी बोर्ड। जहां पर जनसंख्या 2500 से 10,000 के बीच है वहां पर छावनी बोर्ड है। कितने? 19 छावनी बोर्ड है। जहां पर जनसंख्या 2500 से कम है, 2500 से कम, वहां पर 13 बोर्ड है। 40 49 52 10 62 हो गए दोस्तों। 62 वर्तमान में कितने छावनी बोर्ड है? लगभग 62। 10,000 से अधिक पर 30 बोर्ड, 2500 से 10,000 के बीच में जो जनसंख्या वाले क्षेत्र 19 बोर्ड और 2500 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र वहां पर 13 बोर्डों का गठन किया गया है। नोट, एक नोट डालकर लिखिएगा दोस्तों। वर्तमान में अब बात करते हैं आगे। वर्तमान में एकल उद्देश्य अभिकरण, अगली जो एकल उद्देश्य अभिकरण है, एकल उद्देश्य अभिकरण। हाँ दोस्तों, एकल उद्देश्य अभिकरण है जो विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती थी। पॉइंट नंबर 1 डालेंगे। विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये समितियां बनाई जाती थी और इन्हें बाद में स्वायत्तता का दर्जा दे दिया जाता था। स्वायत्तता का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर अपना अधिकार हो, दिस इज माई स्टूडियो, अपना अधिकार हो। मेरी संपत्ति मेरा अधिकार है तो मेरा स्वायत्तता है, मेरी संपत्ति में कुछ करूं, मेरा घर है तो ये हो गया। विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती थी, उनको स्वायत्तता का दर्जा दे दिया जाता था। जैसे एग्जांपल लिखेंगे हम दोस्तों, जैसे जेडीए का मतलब है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर विकास अधिकरण। जैसे यूआईटी का जयपुर विकास अधिकरण, जोधपुर विकास अधिकरण, अजमेर विकास अधिकरण, भिवाड़ी विकास अधिकरण, ये सारी चीजें बनाई जाती है एकल उद्देश्य के लिए। अब दोस्तों आपने स्वतंत्रता के बाद की स्थिति पढ़ी। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में नगर पालिका में क्या क्या चलता था? स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में नगर पालिका में दोस्तों चलती थी